वेलकम बैक 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास घटना चक्र पूर्वावलोकन और हमारा टॉपिक चल रहा था गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। उसी के क्रम में ये हमारा अगला वीडियो है। आइए अपने क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। ये हमारा सही आंसर होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहालेख, प्रभावती गुप्ता के रिद्धिपुर अभिलेख समेत अनेक गुप्तकालीन अभिलेखों में विष्टि, बेगार, बलात् श्रम को अन्य करों के साथ रखा गया है। यद्यपि बेगार प्रथा का प्रमाण मौर्य युग से ही मिलता है, किंतु गुप्त काल में ये विभिन्न अवसरों पर राजा द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कर का एक रूप बन गया था। इसके तहत मजदूरों, शिल्पियों एवं कृषकों को अनिवार्य रूप से राजा या राज्य के लिए श्रम करना ही होता था, जिसके बदले उन्हें कोई भुगतान नहीं दिया जाता था। यह प्रथा मध्य प्रदेश और काठियावाड़ में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। बेगार की यह प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी, किंतु इसमें ज्येष्ठ उत्तराधिकार जैसा नहीं था। ये सभी श्रमिकों पर लागू होती थी। कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था। कहाँ पर उद्भूत हुआ था? भारत में। शतरंज का खेल भारत में उद्भूत हुआ था। महाभारत में इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से ये ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। इसका विषय क्या था? एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा इससे संबंधित थी। शूद्रकृत मृच्छकटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है। इससे तत्कालीन समाज में होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश पड़ता है। यथा इससे पता चलता है कि उज्जैनी में कुछ शूद्र अधिकारी थे, अब उन्हें महाकाव्यों एवं पुराणों के श्रवण का अधिकार भी मिल गया था। वस्तुतः इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण सारथवा एवं एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा को शब्दों का रूप दिया गया है। गाइज, अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। देखिए, सारे क्वेश्चन हमारे रिपीटेड हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? प्राचीन सांख्य दर्शन में कपिल का महत्वपूर्ण योगदान है। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदायों में परिगणित है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने सांख्य सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? कपिल मुनि द्वारा। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई और अन्य प्रभाव अथवा कारक। तो हमारा इसमें ऑप्शन ठीक हो जाएगा, विकल्प बी ठीक है, जबकि ए ठीक नहीं है। सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन में अज्ञानता को ही दुखों का कारण तथा विवेक ज्ञान को उनसे मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया है, अतः विकल्प भी सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं। कपिल ये बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता द्वारा नहीं। इसका विकल्प ठीक हो जाएगा, विकल्प ए। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा निर्मित और संचालित होता है। ये दर्शन युक्तियुक्त चिंतन और तर्क में विश्वास करता है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। देखिए कितनी एक ही क्वेश्चन कितने एग्जाम में रिपीट हुआ है। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। यद्यपि भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। उपनिषद, महाभारत, भगवद गीता, जैन और बौद्ध मतों में योग संबंधी क्रियाओं का विवेचन प्राप्त होता है। तथापि सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुसम्मत दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया, इसीलिए इसे पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। योग के आविष्कारक कौन थे? पतंजलि। निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? अनुस्मृति अष्टांग योग का अंश नहीं है, जबकि प्रत्याहार, ध्यान, धारणा इससे संबंधित है।
महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध, रोग चित्त वृत्ति निरोध के रूप में परिभाषित किया है। लगभग 200 ईस्वी पूर्व में महर्षि पतंजलि ने योग को लिखित रूप में संग्रहित किया और योग सूत्र की रचना की। योग सूत्र की रचना के कारण पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। उन्होंने योग के 8 अंग यथा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन किया है। यही अष्टांग योग है। अतः स्पष्ट है कि अनुस्मृति अष्टांग योग का अंश नहीं है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे किससे? पुष्यमित्र शुंग से। महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक शासक पुष्यमित्र शुंग 184 से 148 ईसा पूर्व के समकालीन थे। नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? ये थे गंगेश और उदयन। मिथिला के प्रसिद्ध तर्कवादी उदयन या उदयनाचार्य न्याय दर्शन के प्रख्यात विद्वान थे। उनकी रचना कुसुमांजलि को नव्य न्याय दर्शन का मूल स्रोत भी माना जाता है। कई विचारक उदयन को नव्य न्याय दर्शन संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, जबकि कुछ विचारक गंगेश, जिन्होंने नव्य न्याय दर्शन को संग्रहित किया था, को संस्थापक मानते हैं। याद रखिएगा गाइस, ये संग्रहित शब्द जो है ये भी हिंदी में शुद्धियों में अशुद्धियों में पूछा जाता है। चलिए आज की क्लास में इतना ही है, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। बाय।